प्रिय विद्यार्थियों, मैं जहांगीर रहमान कुरैशी से आचार्य वनस्पति विज्ञान विभाग, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। हम यहाँ पर वनस्पति विज्ञान अर्थात बॉटनी के अंतर्गत बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का अध्ययन कर रहे हैं। हमने इस पेपर के अंतर्गत पिछले कुछ लेसन्स में इस पेपर में सम्मिलित कुछ टॉपिक्स जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यूज़ आदि का अध्ययन किया है। पिछले लेसन में हमने परमानेंट टिश्यू के अंतर्गत विशिष्ट ऊतक या स्रावी ऊतक का अध्ययन आरंभ किया था। जैसा कि हम जानते हैं, पादप शरीर में दो प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। विभाज्योत ऊतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि विभाजनशील होते हैं तथा पादप का प्राथमिक शरीर निर्मित करते हैं। उसके पश्चात स्थायी ऊतक का निर्माण होता है अर्थात परमानेंट टिश्यूज़ का निर्माण होता है। परमानेंट टिश्यूज़ को हमने तीन प्रकार में वर्गीकृत किया है: सरल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक तथा विशिष्ट ऊतक या स्रावी ऊतक। हम विशिष्ट ऊतक या स्रावी ऊतक पर अपनी चर्चा कर रहे हैं। स्रावी ऊतक या विशिष्ट ऊतक का अध्ययन करने से पूर्व हम कुछ उदाहरण यहाँ पर देखना चाहेंगे। हमारे दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि यदि हमने आँख की टहनी को तोड़ा तो उसमें से कुछ सफ़ेद दूध जैसा पदार्थ निकलता है। हमने बबूल के वृक्षों पर गोंद जैसा पदार्थ इकट्ठा हुए देखा है, या कुछ पादपों में वैक्सी मोमी पदार्थ ऊपर जमा हुआ होता है, या कई बार हमने नींबू या संतरे के छिलकों को दबा कर के किसी की आँख में वो वाष्पशील तेल छोड़ते हुए भी हमने देखा है। इस प्रकार की जो पदार्थ हैं वह कुछ पादप के विशिष्ट प्रकार के ऊतकों में निर्मित होते हैं, और आज हम उसी विशिष्ट ऊतक या स्रावी ऊतकों का अध्ययन कर रहे हैं। एक बार हम इसको पुनः स्मरण कर लेते हैं कि इस विशिष्ट ऊतक क्या होते हैं, स्रावी ऊतक क्या होते हैं। विभिन्न शरीर क्रियात्मक प्रक्रियाओं द्वारा कोशिका द्रव्य में विशिष्ट प्रकार के पदार्थ बनते हैं तथा पादप अंग या ऊतकों से समय समय पर आवश्यकता अनुसार इनका अर्थात जो पदार्थ बने हैं कौन कौन से, मकरंद, नेक्टर, राल, रेजिन, श्लेष्मी पदार्थ, म्यूसिलेजेनियस सब्सटेंसेस, तेल, ऑयल्स, रबर सीड, लेटेक्स, गोंद, गम, मोमी पदार्थ, वैक्सी सब्सटेंसेस, क्यूटीन आदि आदि पदार्थों का स्त्रवण पादप में पाई जाने वाली कुछ विभिन्न रूपांतरित कोशिका या कोशिकाओं के समूह द्वारा होता है। अतः इन कोशिका या कोशिका के समूह को जो विशेष प्रकार से निर्मित पदार्थों का स्त्रवण करती हैं इन्हें स्रावी ऊतक कहते हैं। ये विशेष प्रकार के ऊतक हैं जिनकी कोशिकाएं पादपों में संपन्न होने वाली उपापचयी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप रूपांतरित हो जाती है। ये पदार्थ या विशिष्ट ऊतक आर्थिक महत्व के होने के साथ साथ पादपों को उनके पारिस्थितिक अनुकूलन जैसे अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन को कम करने या रोकने, कीट व जंतुओं से पादप की रक्षा करने में भी सहायता प्रदान करते हैं। क्योंकि पादप शरीर में इनका स्राव या उत्सर्जन इन विशिष्ट कोशिका या ऊतकों से कोशिका के समूहों से होता है, अतः इन कोशिका समूहों को स्रावी या उत्सर्जी एक्सक्रीटरी टिश्यू भी कहते हैं। विशिष्ट ऊतक या स्रावी ऊतक को कार्य के आधार पर दो प्रकार में विभाजित किया था: बाह्य स्रावी संरचनाएं या उत्सर्जी कोशिकाएं, एक्सटर्नल सेक्रेटरी स्ट्रक्चर्स या एक्सक्रीटरी सेल्स। इसका अध्ययन हमने पिछले लेसन में पूर्ण रूप से कर लिया था। दूसरा, अंतःस्रावी संरचनाएं या स्रावी कोशिकाएं, इंटरनल सेक्रेटरी स्ट्रक्चर या सेक्रेटरी सेल्स।
इस पर अभी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बार फिर दोनों में अंतर देखते हैं। उत्सर्जी कोशिकाएं या बाह्य स्रावी संरचनाएं कोशिकाओं के द्वारा पादप उपापचय के द्वारा निर्मित उत्सर्जी अथवा पृथकित पदार्थों का स्त्रवण इस प्रकार की संरचनाओं द्वारा किया जाता है। चूँकि ये पादप के अधिकतर बाह्य भागों में स्थित होती हैं, निर्मित होती हैं, अतः इन्हें बाह्य स्रावी ऊतक कहते हैं। सेकंड, अंतःस्रावी संरचनाएं या स्रावी कोशिकाएं। इन कोशिकाओं के द्वारा पादप में संचित पदार्थों का पहले विघटन होता है, उसके पश्चात उनका स्त्राव होता है। चूँकि ये पादप के अधिकांश भागों में अंतः स्थिति में पाए जाते हैं, अतः इन्हें अंतःस्रावी ऊतक भी कहते हैं। एक्सटर्नल सेक्रेटरी स्ट्रक्चर्स को पिछली बार हमने अध्ययन किया था, 6 प्रकार में हमने इनको बांटा था। यहाँ पर आप देखें, ये 6 प्रकार जो वापस याद कर लें। ग्लैंडुलर हेयर्स, ग्रंथिल रोम या सहग्रंथि रोम, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पाचक ग्रंथियाँ, स्टिंगिंग एयर्स या दंशक रोम जैसे आर्टिका में आपने देखा, ओस्मोफोर्स या तेल वाहिनियाँ, हाइडेथोर्स जलरंध्र जिस पर हमने विस्तृत चर्चा की थी, और नेक्ट्रीज या नेक्टर ग्लैंड या मकरंद कोष। यहाँ तक हम अध्ययन कर चुके थे। इंटरनल सेक्रेटरी स्ट्रक्चर्स या स्रावी संरचनाओं को हम पुनः 4 भागों में विभक्त करते हैं। ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं? 1, इंटरनल सेक्रेटरी सेल्स, अंतःस्रावी कोशिकाएं। कुछ विचित्र कोशिकाएं पादपों में पाई जाती है जिनका कार्य स्त्रावण का होता है। नंबर 2, ऑयल ग्लैंड्स या तेल ग्रंथियाँ। कुछ तेल युक्त ग्रंथियाँ पादपों में पाई जाती है, जैसा कि अभी परिचय में बताया, नींबू और संतरे के छिलकों में हमने ये खेल खेला है। नंबर 3, म्यूसिलेज ग्लैंड्स या श्लेष्म ग्रंथियाँ। नंबर 4, बहुत इम्पोर्टेंट, लेटिसिफर्स या लेटिसिफरस टिश्यूज़, रबर सीरी ऊतक। बहुत महत्वपूर्ण संरचना पादप के इस इंटरनल सेक्रेटरी जो स्ट्रक्चर्स बनती हैं उसमें है। इनको पुनः 2 भागों में हम विभक्त करेंगे। सबसे पहले हम देखें अंतःस्रावी कोशिकाएं। अंतःस्रावी कोशिकाएं सामान्यतः विशिष्ट कोशिकाओं के रूप में विभिन्न ऊतकों के बीच बीच में यानी भरण ऊतक में, ग्राउंड टिश्यूज़ में बिखरे रहती है। ये अपने पड़ोसी कोशिकाओं से एकदम भिन्न दिखाई देती हैं, अतः इन्हें विचित्र कोशिकाएं या इडियोब्लास्ट अथवा उत्सर्जी विचित्र कोशिकाएं, एक्सक्रीटरी इडियोब्लास्ट भी कहते हैं। चूँकि यहाँ पर ये उत्सर्जी कार्य करती हैं, अतः ये विचित्र कोशिकाएं एक्सक्रीटरी इडियोब्लास्ट के नाम से भी जानी जाती हैं। इन विचित्र कोशिकाओं में गोंद, तेल, रेजिन एवं विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, जो कि कोशिकाओं की वियुक्ति से यानी सेपरेशन से बनी वियुक्तिजात साइजोजिनस कैविटीज़ में कोशिका की भित्तियों के विघटन से बनते हैं। फैमिली विंटेरेसी, मैग्नोलिएसी कुल में ये तेल स्रावित करने वाली विचित्र कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कि वर्धाकार की मर्दूतक कोशिकाओं के समान संरचना होती है। मिलिएसी में इस प्रकार की कोशिकाएं राल समान पदार्थ का स्त्रवण करती हैं। मालवेसी तथा कैक्टेसी कुल के सदस्यों में श्लेष्मी पदार्थों का स्त्रवण करने वाली विचित्र कोशिकाएं पाई जाती हैं। ब्रेसिकेसी यानी सरसों कुल के सदस्यों में इन कोशिकाओं में माइरोसिनेज नामक विकर पाया जाता है, जबकि रोजेसी, वाइटेसी और मिर्टेसी कुल के सदस्यों में ये विचित्र कोशिकाएं टेनिन युक्त होती हैं। कुछ रेजिन ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, जैसे पाइनस के स्तंभ में वियुक्तिजात रेजिन ग्रंथियां, अभी डायग्राम में हम देखेंगे। गोंद ग्रंथियां, जैसा कि अभी बताया गया था, अकेशिया नीलोटिका के गोंद को हमने खूब खाया है, ये गोंद ग्रंथियां हैं, तथा यह अन्य वृक्षों जैसे दावड़ा, एनोजिसस, नीम आदि में भी पाई जाती हैं। कुछ ग्रंथियां टेनिन युक्त होती हैं, जैसे यूफोर्बिएसी में, मिर्टेसी
रोजेसी कुलों के सदस्यों में। यहाँ पर विशेष प्रकार की जो विचित्र कोशिकाएं हैं वह मोरेसी फैमिली के पादप में और विशेष रूप से फाइकस बेंगालेंसिस फाइकस जो जीनस है उसके पादपों में पाए जाते हैं। और यहाँ पर ये विचित्र कोशिकाएं क्रिस्टल युक्त होती हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल होते हैं। ये क्रिस्टल जो है वो अंगूर के गुच्छों के समान एपिडर्मिस के नीचे इन कोशिकाओं में लटके हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार से फाइकस में जो विचित्र कोशिकाएं क्रिस्टल युक्त होती हैं अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल युक्त होती हैं, इन्हें सिस्टोलिथ कहते हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है इंटरनल सेक्रेटरी स्ट्रक्चर में अंतःस्रावी संरचनाओं में वह है ऑयल ग्लैंड्स, तेल ग्रंथियाँ। जैसा कि अभी संतरा और नींबू का जिक्र आया था, ये ग्रंथियाँ सगंध अथवा वाष्पशील तेलों का स्त्रवण करती है। कई पादपों में ये लाक्षणिक रूप से उपस्थित होती हैं। अर्थात ये किस प्रकार के वाष्पशील तेल किस प्रकार के पादपों में पाए जाते हैं, ये उनका एक लक्षण होता है। इनका निर्माण सूक्ष्म पतली भित्ति वाली कोशिकाओं से होता है जिसमें गाढ़ा कोशिका द्रव्य भरा रहता है। गाढ़ा कोशिका द्रव्य का तात्पर्य यहाँ पर सगंध अथवा वाष्पशील तेल से है। इन कोशिकाओं से स्रावित सगंध तेल व्युक्तिजात गुहिकाओं साइजोजिनस कैविटी अथवा लेजात गुहिकाओं लाइसोजिनस कैविटी में जमा होता है, एकत्रित होता है। व्युक्तिजात तेल ग्रंथियों की गुहा की सतह अक्षत कोशिकाओं से निर्मित होती है तथा ये कई पौधों में उदाहरणतः यूकलिप्टस की पत्तियों और छाल में आसानी से मिलती हैं। लेजात तेल ग्रंथियों की गुहा की सतह शत कोशिकाओं से निर्मित होती हैं, टूटने वाली होती हैं। नींबू संतरा आदि की फल भित्ति में ये बहुतायत से मिलती हैं। यहाँ हम डायग्राम के आधार पर इस बात को समझने की कोशिश करें। ये जो ए पार्ट है ये पाइनस की साइजोजिनस रेजिन ग्लैंड्स का डायग्राम है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रेजिन डक्ट बीच में यहाँ पर निर्मित होती है। दूसरा डायग्राम जो है वो नींबू के जो फल भित्ति है उसका डायग्राम है जिसमें कि लाइसोजिनस ऑयल ग्लैंड, ये ऑयल ग्लैंड जो है वो निर्मित होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि अपने पड़ोसी जो कोशिकाएं होती हैं उनसे विचित्र रूप से विचित्र संरचना के रूप में ये पाई जाती हैं। अतः ये ये ऑयल ग्लैंड्स तेल ग्रंथि या डक्ट्स कहलाती हैं। तीसरी जो स्ट्रक्चर है उसे हम कहते हैं म्यूसिलेज ग्लैंड्स या श्लेष्म ग्रंथियाँ। ये ग्रंथियाँ म्यूसिलेज का स्त्रवण करती है, श्लेष्मक का स्त्राव करती है। ये वास्तव में अंतःस्रावी कोशिकाओं का ही समूह होता है। पान बेटल जिसको हम खाने के काम में लेते हैं उसकी पर्णों पर श्लेष्म ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। अन्य उदाहरण भी हैं, हम अपने बात को समझने के लिए एक एक दो दो उदाहरण यहाँ पर प्रयुक्त कर रहे हैं। कुछ वनस्पति विज्ञानी राल वाहिनियों को भी इसी श्रेणी में रखते हैं। राल वाहिनियाँ व्युक्तिजात ग्रंथि है जो शंकुधारी वृक्षों के भरण उत्तक तथा सहवनी उत्तकों में पाई जाती है। इसमें एपिथेलियम कोशिका एक केंद्रीय गुहिका को घेरे रहती है। इन कोशिकाओं में प्लास्टिड अपेक्षाकृत अल्प विकसित होता है तथा अंतःप्रतव्य जालिका अधिक विकसित होती है। ये अक्षीय तंत्र में इनका विभेदन तर्कुरूपी प्रारंभिकाओं यानी फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स से तथा आर्य तंत्र में ये रे इनिशियल्स या आरंभिकाओं से विकसित होती है। ये दोनों मिलकर के पादप में एक जाल सा बनाती हैं। बहुत इम्पोर्टेंट संरचना जो अंतिम संरचना है इंटरनल सेक्रेटरी जो स्ट्रक्चर्स की वह है लेटिसिफर्स या लेटिसिफेरस टिश्यूज़ अर्थात रबर सीरी उत्तक। ये दो भागों में हम इनको आगे बांटेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि रबर सीरी उत्तक क्या है या लेटेक्स क्या है। रबर सीरी उत्तकों में रबर सीर या लेटेक्स नामक पदार्थ पाया जाता है। ये पदार्थ गाढ़ा दूध जैसा मिल्की या पीत श्वेत गाढ़ा तरल पदार्थ जैसा होता है। वास्तव में लेटेक्स एक जलीय अधात्री का इमल्सन है अर्थात एक दूसरे बहुत सारे यौगिक और पदार्थ जो है वो इस मिले हुए एक इमल्सन का
रूप होता है जिसमें शर्करा, प्रोटीन, एल्केलॉइड, टर्पीन्स, सेलेक्समक और रबर एंजाइम आदि आदि पाए जाते हैं। कुछ उदाहरण हम रबरशीरी उत्तकों के देखें। अफीम यानी ओपियम के लेटेक्स में मॉर्फिन नामक एल्केलॉइड अधिकांशतः उपस्थित होता है। पपीता में पेपेन एंजाइम उपस्थित होता है इसी लेटेक्स के रूप में। बरगद में ये प्रोटीन्स, केले में टेनिन, हीविया जो कि रबर प्लांट है, हीविया में लाइपोप्रोटीन तथा चीकू के लेटेक्स में चिकाल नामक गोंद पाया जाता है। हमने चीकू को काटा तो काटते हैं जब देखते हैं कि चिपचिपा गोंद जैसा पदार्थ उनमें निहित होता है। लेटेक्स कई पादपों में लाक्षणिक पदार्थों के रूप में उनकी पत्तियों, स्तंभ व अन्य अंगों में पाया जाता है। मरुद्भिद पादपों में जीरोफाइट्स में आम तौर पर लेटेक्स पाया जाता है। उदाहरण हमने पहले देखा, सबसे बढ़िया उदाहरण इसका कैलोट्रोपिस प्रोसिरा या आक का पादप है। तोड़ते ही हम जो सफ़ेद दूध या रबर शीर जो है वो उसका स्त्राव होने लगता है। कई पादपों का लेटेक्स विशेष आर्थिक महत्व का भी होता है। यहाँ एक उदाहरण हम लेना चाहेंगे। यूफोर्बिएसी के प्लांट हीविया ब्राजीलियंसिस जो कि रबर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, इसके वृक्ष से प्राप्त लेटेक्स से रबर का व्यावसायिक उत्पादन, कमर्शियल प्रोडक्शन किया जाता है। और हम जैसा कि जानते हैं रबर आज हमारी दैनिक जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अन्य लेटेक्सधारी पादप जैसे आक, बरगद, यूफोर्बिया तथा मोरेसी, एपोसाइनेसी, यूफोर्बिएसी, एस्क्लिपिडेसी के सदस्यों में लेटेक्स बहुतायत से मिलता है। अफीम, ओपियम, बरबंडा, अर्जिमोन मैक्सिकाना जिसे सत्यानाशी भी कहते हैं, उसमें पीला लेटेक्स पाया जाता है और हमने उनको सत्यानाशी के पौधे को तोड़ के देख भी रखा होगा। जबकि केले में ये रंगीन लेटेक्स पाया जाता है। जैसा कि पूर्व में बताया, रबर शीर या लेटेक्स के उत्तक उनकी संरचना तथा परिवर्तन के आधार पर हम उनको दो भागों में बांटते हैं। नंबर 1 लेटेक्स वेसल्स जिसका जिक्र जटिल स्थायी उत्तक जाइलम में आया है। और वेसल्स का तात्पर्य यहाँ पर संधित होना है। एक कोशिका एक दूसरे के ऊपर जुड़ते जुड़ते एक ट्यूब नुमा संरचना का निर्माण करती है, इसलिए इसे आर्टिकुलेटेड लेटिसिफर्स भी कहते हैं, अर्थात रबरशीरी वाहिकाएं या संधित लेटिसिफर्स। और दूसरी लेटेक्स सेल्स। तो लेटेक्स सेल्स का तात्पर्य यहाँ पर केवल सेल्स जैसी संरचनाओं के निर्माण से है, अतः इन्हें नॉन आर्टिकुलेटेड लेटिसिफर्स भी कहते हैं, अर्थात रबरशीरी कोशिकाएं या असंधित लेटिसिफर्स। एक एक करके हम इनको अध्ययन करते हैं। सबसे पहले लेटेक्स वेसल्स या आर्टिकुलेटेड लेटिसिफर्स को देखते हैं। ये संधित लेटिसिफर्स या संयुक्त लेटिसिफर्स के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि इनका निर्माण अनेक कोशिकाओं के संयुक्त हो जाने से बनता है। इन कोशिकाओं के सिरे की भित्तियाँ घुल जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यह आपस में संयुक्त होकर एक पादप में अनुप्रस्थ जाल सदस्य संरचना का निर्माण करती है। जाल में कई शाखित या अशाखित वाहिकाओं को देखा जा सकता है जो एक सतत तंत्र का निर्माण करती है। इस प्रकार की लेटेक्स वाहिकाएं सहकोशिक होती हैं, जिनके कोशिका द्रव्य में अनेक केंद्रक उपस्थित होते हैं जो बिखरे रहते हैं। इस प्रकार ये उत्तक सजीव होते हैं, अतः इन्हें सजीव सहकोशिक लेटिसिफर्स कहना भी उचित है। उदाहरण देखें हम लेटेक्स वेसल के, जैसे म्यूजेसी केला कुल में, कन्वोल्युलेसी, सेपोटेसी चीकू आदि कुल में ये अशाखित होते हैं, जबकि कैरिकेसी, पपीता, एस्टेसी आदि कुल के पादपों में ये शाखित रबरशीरी वाहिकाएं पाई जाती हैं। अफीम, बरबंडा, सोनकस आदि में भी इस प्रकार की वाहिकाएं देखी गई हैं। नंबर 2 लेटेक्स सेल्स या नॉन आर्टिकुलेटेड लेटिसिफर्स, रबरशीरी कोशिकाएं या असंधित लेटिसिफर्स। इनको असंधित लेटिसिफर्स या सरल लेटिसिफर्स भी कहते हैं, यानी सिंपल लेटेक्स स्त्राव करने वाली कोशिकाएं, क्योंकि ये कोशिकाएं संरचनाओं में एकक होती है, एक कोशिकीय होती है। ये कोशिकाएं बहुत लंबी, शाखित तथा बहुकेंद्रीय होकर के अन्य मर्दूतकी कोशिकाओं के मध्य में फैली रहती हैं।
ये साकित कोशिकाएं परस्पर संयुक्त नहीं होती हैं, जुड़ती नहीं हैं। हालांकि ये एक दूसरे के ऊपर अधिरोपित या एक दूसरे को ढके हुए पाई जा सकती हैं, लेकिन कभी भी ये संयुक्त नहीं होती हैं। इसलिए जाल सदृश संरचना यहाँ पर लेटेक्स सेल से नहीं बनता है। उदाहरण देखें हम एपोसाइनेसी का, जैसे सदाबहार, कनेर, नीरियम, एस्क्लिपिडेसी के पादप, यूफोरबिएसी व अर्टिकेसी के पादपों में लेटेक्स कोशिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ डायग्राम के सहायता से हम बात को समझने की कोशिश करें। यहाँ पर ये जो डायग्राम दिया गया है ये लेटेक्स वेसल्स को निरूपित करता है, और यहाँ एकक जो सेल्स लंबी नलिकाकार पाई जाती हैं बहुकेंद्र की, ये लेटेक्स सेल्स होती हैं। यहाँ पर देखिए आप कि ये साकित होकर के एक जाल का निर्माण भी करती हैं। यहाँ पर रबड़ सिरी कोशिकाओं जो कि असंधित और संधित प्रकार की होती हैं, ये असंधित और ये संधित कोशिकाओं का चित्रण यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर ये जाल नहीं बना रही है, ये संयुक्त नहीं है, ये एक दूसरे के ऊपर अधिरोपित स्थिति में है। लेटिसिफस टिश्यूज या रबड़ सिरी ऊतक का पादप शरीर में क्या कार्य हैं, ये देखें। नंबर 1, ये खाद्य पदार्थों के सेवन में सहायक होते हैं, अर्थात सेवन का कार्य भी ये संपादित करते हैं। नंबर 2, ये खाद्य पदार्थों का संचयन करते हैं, स्टोरेज भी करते हैं। ये पादप में जल संतुलन बनाए रखते हैं और जल संतुलन का नियमन भी करते हैं। ये ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। रबड़ सिरी जो ऊतक हैं वे पादप में ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। नंबर 5, इन ऊतकों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य उत्सर्जन क्रिया करना होता है। हालांकि यहाँ पर लेटेक्स की पादप कार्य की में भूमिका क्या रहती है, इसका निश्चयात्मक ज्ञान अभी तक प्राप्त नहीं है। इस प्रकार हमने संपूर्ण रूप से जो परमानेंट टिश्यूज के तीनों प्रकार हैं उसका अध्ययन संपूर्ण किया है। आज जो हमने इंटरनल सेक्रेटरी स्ट्रक्चर्स का जो है वो अध्ययन किया, उसके कुछ क्वेश्चंस जो कि लघु उत्तरात्मक और टिप्पणी स्वरूप हैं, यह आप देख लें। लघु उत्तरात्मक प्रश्न में नंबर 1, डिफाइन द लेटेक्स सेल्स। लेटेक्स सेल्स क्या हैं, इनको परिभाषित कीजिए। नंबर 2, श्लेष्म ग्रंथियाँ क्या होती हैं। और नंबर 3, विचित्रक कोशिकाएँ, अंतःस्रावी जो कोशिकाएँ बनती हैं, इडियोब्लास्ट, ये क्या होती हैं या इसकी परिभाषा दीजिए। टिप्पणी स्वरूप क्वेश्चन में नंबर 1, अंतःस्रावी कोशिकाएं, जो अभी तक आपने आज के लेसन में पढ़ा है उसको संक्षिप्त में समझाइए। नंबर 2, लेटेक्स दर ऊतकों का पादप में क्या कार्य है, इसके ऊपर टिप्पणी लिखिए। और नंबर 3, रबड़ सिरी वाहिकाएँ या लेटेक्स वेसल तथा रबड़ सिरी कोशिकाएँ लेटेक्स सेल्स में अंतर स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थियों, हम टिश्यूज या ऊतक की संपूर्ण जो है वो अध्ययन कर लिया है। आगे हम इसी माध्यम से नए टॉपिक के साथ फिर नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। ये पठन पाठन सामग्री कोविड-19 महामारी के काल में विद्यार्थियों को ऑनलाइन अध्ययन हेतु विषय वस्तु उपलब्ध कराने हेतु तैयार किया गया चैप्टर है या लेसन है। ये केवल विषय की जानकारी सभी तक प्राप्य हो, इस उद्देश्य से किया गया नॉन कमर्शियल कार्य है तथा विषय वस्तु को सुगम तरीके से समझाने हेतु इसमें प्रयुक्त कुछ फोटोज, चित्र नेट या लेखक के पुस्तक से लिए गए हैं। जिन्होंने नेट पर या लेखकों ने अपनी पुस्तक में ये विषय सामग्री विषय को प्रसारित और आम जन तक समझाने के लिए उपलब्ध कराई है, प्रस्तुतकर्ता उन सभी के प्रति अपना आभार प्रकट करता है। धन्यवाद।